क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा एक ही शख्स थे? क्या नेताजी ने ही गुमनामी बाबा बनकर अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त फैजाबाद में गुमनाम जिंदगी के तौर पर गुजारी थी, या फिर गुमनामी बाबा नेताजी के बेहद खास थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के करीब 75 साल बाद भी ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं? 17 सितंबर 1985। इस कहानी की शुरुआत इसी तारीख से होती है जब फैजाबाद में गुमनामी बाबा की अचानक मौत हो जाती है। मौत के 2 दिन बाद 19 सितंबर 1985 को शाम करीब 4 बजे फैजाबाद के ही गुफ्तार घाट पर सरयू नदी किनारे गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर उनका चेहरा किसी को देखने नहीं दिया गया। ये भी कहा जाता है कि मौत के बाद और अंतिम संस्कार से पहले गुमनामी बाबा के चेहरे को किसी रसायन से बिगाड़ने की कोशिश की गई थी ताकि चेहरे की शिनाख्त ना हो सके। गुमनामी बाबा की मौत से पहले उनकी जिंदगी एक तरह से गुमनाम सी ही थी। इसकी वजह यह थी कि गुमनामी बाबा बेहद रहस्यमयी तरीके से रहा करते थे। आम लोग उनका चेहरा तक नहीं देख पाते थे। थोड़े थोड़े वक्त पर किराए का घर बदलते रहते थे, यहाँ तक कि उनके निजी सेवक भी हर कुछ महीने में बदल जाते थे। लेकिन तब भी सब ठीक था। शक और सवाल पैदा हुआ गुमनामी बाबा की मौत के 2 दिन बाद। फैजाबाद शहर के सिविल लाइंस में बने राम भवन में गुमनामी बाबा ने आखिरी सांसें ली थी। उनकी मौत के 2 दिन बाद जब सेवकों ने घर की तलाशी ली तो पहली बार एक अफवाह फैजाबाद से बाहर निकलकर देश के कोने कोने तक जा पहुंची। दरअसल कई बक्सों के बंद सामान जब बाहर निकला गया तो अचानक चर्चा शुरू हो गई कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। अब सवाल ये आता है कि अगर नेताजी ही गुमनामी बाबा थे तो फिर 1945 में विमान हादसे में किसकी मौत हुई थी? क्योंकि भारत सरकार तक ये कह चुकी थी कि नेताजी की विमान हादसे में मौत हो चुकी है। और आखिर वो सामान क्या था जो गुमनामी बाबा को नेताजी बता रहा था? तो आइए सबसे पहले गुमनामी बाबा के बक्से में बरामद सामान पर एक नज़र डालते हैं। जो सामान गुमनामी बाबा के पास मिला था उसमें कोलकाता में हर साल 23 जनवरी को मनाए जाने वाले नेताजी के जन्मोत्सव की तस्वीरें थीं। लीला रॉय की मौत पर हुई शोक सभाओं की तस्वीरें थीं। नेताजी की तरह के दर्जनों गोल चश्मे थे, 555 सिगरेट और विदेशी शराब थी। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और परिवार की निजी तस्वीरें भी थी। एक रोलेक्स की जेब घड़ी थी और आज़ाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म भी थी। इसके अलावा 1974 में कोलकाता के दैनिक आनंद बाजार पत्रिका में 24 किस्तों में छपी खबरें थी। जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की ढेरों किताबें भी मिली थी। भारत चीन युद्ध संबंधी किताबें भी वहां से मिली थी जिनके पन्नों पर टिप्पणियां लिखी गई थी। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के जांच के लिए बने शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्टें, सैकड़ों टेलीग्राम और पत्र आदि जिन्हें भगवान जी के नाम पर संबोधित किया जाता था। यही नहीं, हाथ से बने हुए उस जगह के नक्शे भी बरामद हुए थे जहां नेताजी का विमान क्रैश हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख पवित्र मोहन रॉय के लिखे हुए बधाई संदेश भी बरामद हुए थे। जब ये सारा सामान एक साथ बरामद हुआ तो धीरे धीरे गुमनामी बाबा की कहानियां मशहूर होने लगी। तमाम चश्मदीद सामने आने लगे। फिर एक अहम बात का पता चला कि उत्तर भारत का एक आम गुमनामी बाबा भला जर्मन, अंग्रेजी, जापानी और बंगाली भाषा इतनी धारा प्रवाह कैसे बोल सकता है? और ये सब वही जुबानें थीं जो नेताजी भी बोला करते थे। लिहाजा अब यह तय हुआ कि नेताजी के फैजाबाद पहुंचने की कहानी समझी जाए। आखिर वो यहाँ कब, कैसे और कहाँ से आए? फैजाबाद के स्थानीय लोगों के मुताबिक गुमनामी बाबा या भगवान जी 70 के दशक में वहाँ पहुँचे थे। शुरुआत में वह अयोध्या की लाल कोठी में बतौर किराएदार रहा करते थे। फिर कुछ ही दिन बाद बस्ती में जाकर रहने लगे, लेकिन बस्ती उन्हें बहुत रास नहीं आई और गुमनामी बाबा वापस अयोध्या लौटकर पंडित रामकिशोर पंडा के घर रहने लगे। फिर कुछ साल बाद उनका अगला पड़ाव था अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच स्थित लखनऊ अहाता, जहां वे बेहद गुप्त तरीके से रहे। आखिरी वक्त में गुमनामी बाबा फैजाबाद के राम भवन में 2 कमरों के मकान में रहते थे जहां उनकी मौत हुई। गुमनामी बाबा की मौत के बाद सामान के साथ कुछ ऐसी बातें भी बाहर आई जिनको लेकर लोगों को यकीन सा होने लगा कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। गुमनामी बाबा फैजाबाद कैसे पहुंचे, कहां से आए, किसी को पक्के तौर पर नहीं पता था। गुमनामी बाबा हमेशा हर जगह बेहद गुप्त तरीके से क्यों रहते थे? गुमनामी बाबा किसी को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते थे? वो कौन लोग थे जो हर साल 23 जनवरी और दुर्गा पूजा पर गुमनामी बाबा से मिलने गुप्त तरीके से आते थे? यह बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 23 जनवरी को ही नेताजी का जन्मदिन होता है। इन 2 मौक़ों पर बाबा जी के निजी सेवकों को भी उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता था? अगर गुमनामी बाबा जंगलों में ध्यानरत एक संत थे तो इतनी फराटेदार अंग्रेजी और जर्मन कैसे बोलते थे? गुमनामी बाबा के पास दुनिया भर के नामचीन अखबार, पत्रिकाएं, साहित्य, सिगरेट और शराब कौन पहुंचाता था? मौत के बाद गुमनामी बाबा का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार क्यों किया गया?
17 सितंबर 1985 को रात 9:30 से 10 बजे के बीच जब गुमनामी बाबा ने आखिरी सांसें ली, तब उनके साथ सिर्फ उनकी सेविका जगदम्बे और सेवक कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव थे। कहा जाता है कि बाबा की मौत के बाद उनके सेवक उनकी संपत्ति और विरासत पर कब्जे को लेकर आपस में लड़ पड़े और उनके कमरे पर दोनों ने अलग अलग ताले लगा दिए। बाबा के पास 22 बड़े बड़े संदूक थे जिसमें सारा सामान रखा था। हालांकि इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने उनके घर पर पहरा लगा दिया था। ऐसा दावा किया जाता है कि बाबा के जीवित रहते हर 23 जनवरी को कोलकाता से कुछ खास लोग नेताजी का जन्मदिन मनाने उनके पास आते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके सेवकों के इत्तला भेजने के बाद भी उनमें से कोई बाबा के अंतिम दर्शन करने या अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने नहीं आया। कहा जाता है कि 2 दिन के इंतजार के बाद फौज और प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में गुपचुप ढंग से गुमनामी बाबा के पार्थिव शरीर को गुफ्तार घाट ले जाकर कंपनी गार्डन के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों को ये बात हैरान कर रही थी क्योंकि सैन्य क्षेत्र में किसी साधारण शख्स का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। गुमनामी बाबा के बाद फिर वहाँ किसी का अंतिम संस्कार कभी नहीं किया गया। ऐसा आरोप है कि अंतिम संस्कार से पहले कोई रसायन डालकर उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया। ऐसा क्यों किया गया या किया भी गया या नहीं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कहते हैं कि जब गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके नेताजी होने की बात फैलने लगी तो नेताजी की भतीजी ललिता बोस कोलकाता से फैजाबाद आई और गुमनामी बाबा के कमरे से बरामद सामान देखकर ये कहते हुए फफक पड़ी कि ये सब कुछ उनके चाचा का ही है। इसके बाद गुमनामी बाबा की ही नेताजी होने की जांच के लिए कई जगह प्रदर्शन हुए जो काफी लंबे वक्त तक चले। इन सब के चलते सरकार बैकफुट पर आ गई और इस मामले की जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। हालांकि ये साबित नहीं हो पाया है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। इसके बाद 2 और कमीशन इस जांच के लिए बने, लेकिन सबने गुमनामी बाबा को नेताजी मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या नेताजी ही गुमनामी बाबा थे? क्या सरकार ने हम लोगों को हमेशा धोखे में रखा? आपके इस पर जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि सरकार के सामने हम फिर से ये मुद्दा खड़ा कर सकें।